हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल एंड एटॉमिक स्पेक्ट्रा को। एटॉमिक स्पेक्ट्रा दो टाइप के थे, इमिशन स्पेक्ट्रा एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। इमिशन स्पेक्ट्रा क्या है बेटा, जब आप किसी गैस को गर्म करते हैं तो उसके एटम्स हायर एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं और हर एटम चाहता है कि वो स्टेबिलिटी को प्राप्त करे। और स्टेबिलिटी कैसे प्राप्त हो सकती है, जब वो वापस कहाँ जाए, लोअर एनर्जी स्टेट में। तो अब लोअर एनर्जी स्टेट में कैसे आया जाए, एनर्जी को रिलीज़ करके। क्लियर है। तो एनर्जी रिलीज़ जो करते हैं वो लाइट की फॉर्म में करते हैं। और जब आप किसी ब्लैक शीट के ऊपर उस लाइट को देखते हो तो आपको कुछ कलर्ड लाइनें दिखाई देती हैं और इसी लाइन के सेट को क्या बोला गया है, आपका इमिशन स्पेक्ट्रा। क्लियर है बात आपको। इसी तरीके से एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है, जब आप उसी गैस में से उसको ठंडा कीजिए और लाइट को पास करते हैं आप, ठीक है। जब उसी गैस को ठंडा करके आप उसमें से लाइट को पास करते हैं और उस लाइट को फिर आप एक ब्लैक शीट के ऊपर देखते हैं तो आपको कलर का बैंड दिखाई देता है, परंतु उसमें से काफ़ी जगह आपको कलर मिस नज़र आते हैं, ब्लैक लाइन वहाँ पर आपको नज़र आती है और इसी को क्या बोला गया है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ठीक है की बात। अब क्या कीजिए, आप किसी भी गैस का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा लीजिए और इमिशन स्पेक्ट्रा लीजिए, ठीक है। और उनको अगर आप मैच करेंगे तो कुछ इस तरीके का पैटर्न आपको दिखाई देगा। मतलब जहाँ से जो लाइनें मिसिंग है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में, वहीं पर वो इमिशन स्पेक्ट्रा में क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, मतलब वो एक दूसरे में कम्प्लीटली फिट हो जाएंगे। और हर गैस का अपना एक अलग पैटर्न देखने को मिलेगा आपको इमिशन स्पेक्ट्रा में और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में। और अच्छी बात यह कि हर गैस के लिए जो इमिशन स्पेक्ट्रा और आपके एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके से फिंगरप्रिंट का काम करते हैं किसी भी गैस के लिए। ठीक है, अब बाल्मर साहब ने क्या किया था, हाइड्रोजन गैस के लिए एमिशन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की स्टडी की थी। ठीक है, और उन्होंने विजिबल रेंज में स्टडी की थी। ठीक है, लाइट सिर्फ विजिबल जो हम देख पा रहे हैं वही सिर्फ लाइट नहीं है, लाइट का बहुत बड़ा कुनबा है, बहुत बड़ी फैमिली है जिसमें अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड्स, बहुत कुछ आता है। तो विजिबल रेंज में उन्होंने स्टडी की थी और उन्होंने हाइड्रोजन का इमिशन स्पेक्ट्रा कुछ ऐसा पाया था कि कुछ लाइनें आई थी ना, कल मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। इसको H अल्फ़ा H बीटा नाम दिया था उन्होंने। ये कलर रेड था और ये कलर क्या था, लेट ब्लैक ब्लू। ठीक है, ग्रीन और ब्लू, वॉयलेट, इस तरीके से उन्होंने कुछ कलर देखे किसमें, हाइड्रोजन गैस में। ठीक है, अब कलर तो आपको पता चल चुके हैं एक्सपेरिमेंटली। अब आपको इनकी वेवलेंथ को मैथमेटिकल मॉडल में डालना है। देखो मैं दोबारा से बता रहा हूँ, कलर आपको पता है और इसकी वेवलेंथ भी आपको पता है, ठीक है, लेकिन इसको मैथमेटिकल मॉडल में कैसे डालूँ, तो उन्होंने एक नियम दिया था 1/λ इज इक्वल टू r 1/2² माइनस 1/n²। और n स्टार्ट होता था कहाँ से बेटा, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, जैसे ही आप 3 पुट करते हैं तो एक वेवलेंथ निकलेगी, वो क्रॉसपोंड होंगी इस रेड वाली वेवलेंथ के। ठीक है कि नहीं बात, तो आपको ये लाइन मिल जाएगी। अब ये फॉर्मूला उन्होंने इंपेरिकली दिया था, मतलब आंसर पता है, उसको बस मैथमेटिकल मॉडल डाल दिया। कैसे आया, क्यों आया, ये n का क्या मतलब है, उनको कुछ नहीं पता था। क्लियर है बात। अब इसी तरीके से हाइड्रोजन गैस के लिए ही अलग अलग रीजन में अलग अलग साइंटिस्ट ने स्टडी की। सबसे पहले कौन आए थे, लेमन आए थे, है ना, लेमन। ठीक है, लेमन आया, फिर उसके बाद बाल्मर ने किस में की थी, विजिबल में की। उसके बाद पाश्चन आए, फिर ब्रैकेट आए और फिर कौन आए बेटा, पीफंड आए। ठीक है कि नहीं बात आपको। तो इन्होंने अलग अलग रीजन में स्टडी की और अलग अलग स्ट्रक्चर, इमिशन स्ट्रक्चर देखने को मिला। और जो स्ट्रक्चर देखने को मिला उस पर्टिकुलर के लिए, उस पर्टिकुलर कलर की वेवलेंथ के लिए उन्होंने अपना एक इंपेरिकल फार्मूला दिया। ठीक है, इन्होंने कौन सा फार्मूला दिया था, 1/λ इज इक्वल टू r 1/1² माइनस 1/n²। n की वैल्यू कहाँ से जाएगी, 2 से इन्फिनिटी जाएगी। ठीक है कि नहीं बात आपको। बाल्मर ने यहाँ पर क्या पुट कर दिया, 2 पुट कर दिया। देखो जो यहाँ पर पुट होगा n, उससे आगे अप टू इन्फिनिटी जाएगा। क्लियर है बात आपको। बाल्मर के लिए क्या हो जाएगा, n आपका कितना हो जाएगा, 3 to इन्फिनिटी। ठीक है कि नहीं बात आपको। और यहाँ पर इसकी जगह क्या पुट कर दिया था उन्होंने, 2 का स्क्वायर। क्लियर है। फिर पाश्चन आए, पाश्चन ने यहाँ पर 3 का स्क्वायर पुट किया और n कहाँ से आया, 4 से इन्फिनिटी तक आएगा। ब्रैकेट ने कितना पुट किया, 4 का स्क्वायर और n की लिमिट 5 से इन्फिनिटी तक। और पी फंड ने यहाँ पर 1² की जगह 5² पुट किया और n 6 से इन्फिनिटी तक। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों पुट किया, क्या वजह थी, वो इसको बताने में असमर्थ थे। जस्ट उन्होंने जो रिजल्ट देखे उसको मैथमेटिकल मॉडल में डाला और वो तभी आ रहे थे जब आप ये चीज़ें पुट करते थे। ठीक है कि नहीं बात। इसकी कोई एक्सप्लेनेशन उनके पास नहीं थी। r क्या था, रेडबर्ग कांस्टेंट था। क्लियर है बात आपको। अब
बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड की। रदरफोर्ड पहली तो लिमिटेशन वही थी, क्योंकि चार्ज पार्टिकल किसी भी न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है तो मतलब उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, और डायरेक्शन चेंज हो रही है तो मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, और वेलोसिटी चेंज हो रही है तो मतलब वो क्या है, एक्सेलरेशन में है, एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करता है, और एक्सेलरेशन एग्जिस्ट कर रहा है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को छोड़ेगा, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को छोड़ेगा तो एनर्जी को रिलीज़ करेगा, और एनर्जी कम होते होते उसकी आखिर में वो कहाँ पर आकर गिर जाएगा, न्यूक्लियस के ऊपर आकर गिर जाएगा। इस चीज़ को वो एक्सप्लेन करने में असमर्थ थे। दूसरा, हाइड्रोजन सिंपल, क्योंकि हाइड्रोजन मेरे को लगता है कि पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट है ना, तो वो हाइड्रोजन के भी इस एमिशन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन करने में क्या थे, असफल थे। क्लियर है कि नहीं बात आपको? तो ये दो लिमिटेशन मेन थी किसकी, रदरफोर्ड मॉडल की। क्लियर हुई बात आपको? देखो, रदरफोर्ड ने तो अपना मॉडल काफ़ी पहले दे दिया था, उनके बाद बामन ने पास्चर ने इन्होंने अपना काम किया हाइड्रोजन के ऊपर और ये फॉर्मूलेज दिए, और इन्होंने क्वेश्चन राइज किया कि रदरफोर्ड साहब आप इसको भी एक्सप्लेन करने में क्या हो, हम भी नहीं हैं लेकिन आपका मॉडल भी इसको एक्सप्लेन नहीं करता है। देखो, इन्होंने सिर्फ फॉर्मूले दिए, एक्सप्लेन करने में ये भी असमर्थ थे, और रदरफोर्ड का मॉडल भी असमर्थ था। क्लियर है बात आपको? तो अब पिक्चर में कौन आएंगे, बोहर साहब आएंगे, और वो बताएंगे आपको कि इस n का वैल्यू का मतलब क्या है, वो बताएंगे आपको। क्लियर है? तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन। उन्होंने स्पेसिफिकली हाइड्रोजन के लिए मॉडल दिया था, क्योंकि हाइड्रोजन के अलावा उनका मॉडल भी किसी और गैस के लिए फिट नहीं होता है। तो आपके पास बोहर साहब आएंगे अब, और वो किसके लिए आएंगे, हाइड्रोजन के लिए आएंगे। ठीक है, बोहर मॉडल फॉर हाइड्रोजन, बोहर मॉडल फॉर हाइड्रोजन। ठीक है, ये बहुत ही अच्छे मैथमेटिशियन थे। ठीक है, और अगर मैं बात करूं तो इन्होंने बड़ी चालाकी से, मैथमेटिकली बड़ी चालाकी से अपनी बातों को प्रूव किया। ठीक है, तो चलिए इनके मॉडल को समझते हैं। पहले जो इन्होंने बातें की वो समझ लेते हैं। पहली बात ये की, इन्होंने भी माना कि सेंटर पर एक पॉजिटिव हैवी चार्ज कॉन्सेंट्रेट करता है, लाई करता है, और उन्होंने उसको क्या नाम दिया, न्यूक्लियस नाम दिया, और ये भी माना कि इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर घूमते हैं। क्लियर है बात आपको? इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर घूमते हैं। नंबर 2 बात कि इलेक्ट्रॉनों को घूमने के लिए जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड करवा रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड करवा रहा है। तो ये तो पहला नियम हो गया कि इलेक्ट्रॉन हैवी न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते हैं, और नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करवा रहा है, KEZE/r², डेट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज और ZE किसके ऊपर चार्ज, न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज। समझ आई बात आपको? दूसरा पॉइंट, अब अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो फिर से मतलब उसके पास एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रेडिएट करेगा और घूमता हुआ कहाँ पर आ जाएगा, न्यूक्लियस पे आ जाएगा। यही तो किसकी लिमिटेशन थी, रदरफोर्ड की। तो उन्होंने क्या कहा, देखो अगर इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमेगा, हर इलेक्ट्रॉन ऐसी मर्जी नहीं है कि किसी भी ऑर्बिट में घूम सकता है। देखो आपने पढ़ा हुआ होगा कि बहुत सारे इसमें ऑर्बिट होते हैं, KLMN है ना, पढ़ा हुआ ना। तो उन्होंने क्या कहा कि एक इलेक्ट्रॉन किसी भी एक ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसको एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। अगर वो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो फिर वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रेडिएट नहीं करता है। क्लियर है? किसी भी इलेक्ट्रॉन को किसी भी एक ऑर्बिट में घूमना है तो उसको एक पर्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। अगर वो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो फिर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रेडिएट नहीं करेगा। मतलब उन्होंने जो कमी थी वो हटा दी, परंतु एक कंडीशन लगाकर। और वो कंडीशन क्या थी, उन्होंने माना कि लेट ये इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में घूम रहा है, ठीक है, दिस इज R1 और दिस इज R2। क्लियर है? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? एंड दिस इज R3। ठीक है, तो जनरली लेट एक इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में घूम रहा है। किस में घूम रहा है? nth ऑर्बिट में, Rn। ठीक है, तो रेडियस कितनी हो गई? Rn हो गई। तो उन्होंने बोला कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसको ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। ठीक है, कौन सी कंडीशन? mvrn इज इक्वल टू nh/2π। mvr क्या होता है बेटा? एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए इलेक्ट्रॉन एट ए पर्टिकुलर ऑर्बिट, ये भी तो Rn लिया, ठीक है कि नहीं बात आपको, मस्ट बी इक्वल टू nh/2π। n क्या है? ऑर्बिट की संख्या। पहले में है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा और रेडियस भी किसकी ली जाएगी? 1 ली जाएगी। इसको बुक में क्या लिखा हुआ है, किस तरीके से डिफाइन किया गया है? एंगुलर मोमेंटम मस्ट बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ nh/2π।
इंट्रिकल मल्टीपल ऑफ NH/2π। अगर ऐसा है तो फिर वो उस ऑर्बिट में घूमे और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रेडिएट नहीं करेगा। क्लियर है? तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि किसको सेटिस्फाई करता है, आपके जो रदरफोर्ड की लिमिटेशन को रिमूव करता है। क्लियर है बात? नंबर 3, उन्होंने ये कहा कि एक इलेक्ट्रॉन अगर इस ऑर्बिट में घूम रहा है और एक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में घूम रहा है तो ऐसा नहीं है कि ये अपनी मर्जी से यहाँ पर जंप कर जाए या फिर ये अपनी मर्जी से यहाँ पर जंप कर जाए, ऐसा नहीं है। ये सेकंड ऑर्बिट है और ये क्या है, फर्स्ट ऑर्बिट। उन्होंने कहा अगर आपको ऊपर से नीचे आना है तो आपको एनर्जी रिलीज़ करनी होगी। इस पर्टिकुलर ऑर्बिट पर एक एनर्जी है और इस पर्टिकुलर ऑर्बिट पर एक एनर्जी है और इनमें एनर्जी का डिफरेंस है ना। तो ऊपर से नीचे आओगे तो आपको एनर्जी रिलीज़ करनी पड़ेगी और वो एनर्जी किसके बराबर होगी, hν के। क्लियर है बात? अगर आप ऊपर से नीचे वाली ऑर्बिट में जंप करते हो तो एक एनर्जी को रिलीज़ करोगे एंड दैट विल बी इक्वल टू hν। इसी तरीके से अगर आप यहाँ से वहाँ जाते हो तो आपको एनर्जी लेनी पड़ेगी बाहर से। क्लियर है? तभी आप क्या कर पाओगे, जंप कर पाओगे। ठीक है? अगर आपके पास एनर्जी E1 है और आप एनर्जी लेते हो तभी आप कहाँ जा पाओगे, 2 पर। ये बात यहीं से भी आ सकती है, समझ सकते हो आप, है ना। इसको उधर ले जाऊँ तो यही बात आ जाएगी। तो ऊपर से नीचे आते वक्त एनर्जी को रिलीज़ करना पड़ेगा और नीचे से ऊपर आते वक्त एनर्जी को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। तो दिस 3 आर द पोस्टुलेट ऑफ द बोहर मॉडल। क्लियर है? बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको समझिए आप, फिर आगे आपसे डिस्कस और करते हैं।